हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है AIBD यानी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की अध्यक्षता जो भारत के पास है, इसमें एक वर्ष का वृद्धि कर दिया गया है। यानी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्षता में एक वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब भारत के पास एक साल तक इसकी अध्यक्षता और रहेगा। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में वार्षिक सभा में सभी सदस्य मौजूद रहे और सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के एक वर्ष की जो वृद्धि की गई है, अपनी सहमति व्यक्त किया है। 47वां वार्षिक सभा का आयोजन किया गया था और 20वां आम सम्मेलन था। देखिए, सभा में कुछ महत्वपूर्ण सदस्य इसमें शामिल होते हैं, और जो सम्मेलन होता है उसमें इसके सदस्य देश भी होते हैं, साथ ही साथ जो अन्य पर्यवेक्षक या अदर कंट्रीज़ हैं उनको भी बुलाया जाता है। यानी कि जो आम सम्मेलन है ये 2 साल पे होता है। वार्षिक सभा की बैठक हुई और उसमें 20वां आम सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। AIBD का जो स्थापना हुआ था 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में किया गया था, और यूनेस्को आपको पता है कि बच्चों के लिए काम करता है, बच्चों एवं महिलाओं के लिए काम करता है। और यूनेस्को के माध्यम से यदि AIBD का स्थापना किया गया था तो इसका उद्देश्य, इसका मकसद कुछ होगा, इसी से संबंधित होगा। उसको भी मैं बता रहा हूँ। AIBD का मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है। तो AIBD का उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ एक ऐसा मीडिया का स्थान प्राप्त करवाना जिसमें किसी भी प्रकार का, चाहे वो क्षेत्र विशेष हो, महिला विशेष हो या अन्य किसी समुदाय से संबंधित हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसे उजागर किया जाता है तो उसका प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव देखा होगा 2012 में ज्योति सिंह इस लड़की का रेप हुआ था, सामूहिक बलात्कार इसका हुआ था, और ये लड़की मर गई थी। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर वो लड़की तो निर्भया थी। तो साथियों, ज्योति सिंह का ही एक निकनेम निर्भया दिया गया था सरकार के द्वारा, क्योंकि वे वास्तविक नाम उछालना नहीं चाहते थे। लेकिन जब अपराधियों को दंड का बात आया तब ज्योति सिंह की मां ने वास्तविक नाम बताया था। वास्तविक नाम उनकी मां ने बताया था कि निर्भया का वास्तविक नाम ज्योति सिंह है।
और इस लड़की के मृत्यु के बाद में अगर पूरे देश में, यहाँ तक कि आसपास के देशों में, पड़ोसी देश, विश्व में भी लगभग इसके आंदोलन को चरम पकड़ लिया था। और यही वजह था कि 6 लोग थे, 6 में से एक लड़का था नाबालिग, तो इसको छोड़ दिया गया था। एक लड़का जेल में मर गया था और 4 को फांसी हुई थी। तो ये जो प्रभाव हुआ था वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हुआ था। यानी इलेक्ट्रिक मीडियम को बहुत तेज़ी से उसे डेवलप करना, उसमें सहयोग देना और जिससे अन्याय ना हो सके उस पर कार्य करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बढ़ाते हुए AIBD यानी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का उद्देश्य है। यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा? यहाँ से प्रश्न केवल इतना आएगा, आप ये जानिए कि इसकी स्थापना कब हुआ। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की स्थापना यानी AIBD की स्थापना कब हुआ? किसके सहयोग से स्थापना? सहयोग, हेडक्वार्टर और अध्यक्षता। तो स्थापना हुआ है 1977 में, सहयोग हुआ है यूनेस्को का, हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में और अध्यक्ष इस समय भारत है और 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है। अगला पॉइंट है वाराणसी से बोगीबिल क्रूज सेवा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जोड़ने के लिए व्यापार, आवागमन को बढ़ावा देने के लिए बनारस से यानी वाराणसी से बोगीबिल असम के लिए जो नदी सेवा है, नदी क्रूज सेवा का प्रारंभ किया गया है। नदी क्रूज सेवा का मतलब है एक जहाज है और सामान भी आदमी रख सकता है, ये आप सीढ़ी समझिए, सामान भी रखने की व्यवस्था, और यात्री के बैठने की भी व्यवस्था, और सामान भी रख सकते हैं। यानी कि ये व्यवस्था वाराणसी से बोगीबिल तक लगभग 4000 किलोमीटर, एक बहुत सबसे लंबा नदी मार्ग है और यह सेवा शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यानी कि ये जो 4000 किलोमीटर का नदी मार्ग है, इससे क्या होगा कि लोगों के मेन स्ट्रीम में जुड़ने, ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ये हमारे मेन भारत से एक छोटा सा मुर्गी के गर्दन की भांति उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर यहाँ के लोगों को व्यापार करना तो म्यांमार और इधर ज़्यादा आसान समझते हैं सिवाय भारत के अन्य पार्ट के। लेकिन अब क्या होगा कि इन्हें अपने भारतीय और भारत का आधार देने में कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। अब वो अपने मेन भारत के लैंड से जुड़ सकने में आसानी होगी। यानी कि व्यापार के बढ़ावा देने, अब वो यहाँ पे जो प्रोडक्ट उत्पादित करते थे वो ज़्यादातर वो
थाईलैंड, म्यांमार इधर भेज देते थे। अब यहाँ का प्रोडक्ट आसानी से हमें मेन भारत में उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों पर भेजने में आसानी हो जाएगा। साथ ही आवागमन के साधन भी पर्याप्त होंगे। एक नदी के माध्यम से, क्रूज सेवा के माध्यम से वो मेन भूमि से जुड़ने में सक्षम होंगे। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के बोगीबिल तक सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा को प्रारंभ किया गया है और यह 4000 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगा, जो भारत और बांग्लादेश के प्रोटोकॉल मार्ग, ये बांग्लादेश के बीच से होकर के जाता है, भारत और बांग्लादेश के प्रोटोकॉल मार्ग से ब्रह्मपुत्र नदियों से जुड़ेगा। अब देखिए कि किस तरह से जुड़ेगा। वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्री में तो आएगा, साथ ही मेंस में भी आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट को अन्य भारत के भागों से जोड़ने में और व्यापार करने में ये कितना उपयोगी होगा, ऐसा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। एक पहले आपको पता होगा कि जो वाराणसी है ये वरुणा और अस्सी, ये जो दो नदियां हैं, वरुणा नदी और अस्सी नदी के तट पर है और इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा है। और फिर ये आगे चल करके गंगा के सहयोगी बन जाती है और गंगा नदी से चलते हुए ये जब ब्रह्मपुत्र मिलता है तो उसी ब्रह्मपुत्र से बाद में पद्मा से होकर के गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये बंगाल खाड़ी में नहीं गिरेगा, इससे आते और फिर ब्रह्मपुत्र में सहयोग में करते हुए और अन्य सहायक नदियों से जुड़ करके ये बांग्लादेश प्रवेश करके अन्य जगह पे प्रोडक्ट को भेजने में सक्षम होगा। इसीलिए भारत और बांग्लादेश के प्रोटोकॉल मार्ग में ब्रह्मपुत्र नदियों से गुजरेगा। इसका उद्देश्य जो है पैसेंजर एवं मालवाहक दोनों के आवागमन को बढ़ावा देना और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत का सबसे लंबा नदी क्रूज मार्ग कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया है? तो बनारस से बोगीबिल तक, यानी उत्तर प्रदेश से असम तक। प्रदेश दे सकता है यूपी से असम या अन्य दे सकता है, नाम भी दे सकता है वाराणसी से बोगीबिल और किलोमीटर पूछ सकता है 4000 किलोमीटर, और कहाँ से गुजरेगा तो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के बारे में पूछ सकता है। अगला पॉइंट है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022। ये फिनटेक क्या है? फिनटेक मतलब फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी वित्तीय प्रौद्योगिकी को ध्यान में रख करके फिनटेक को, यानी फाइनेंस का फिन लिया है और टेक्नोलॉजी का टेक, और ये दोनों मिला करके बने हैं फिनटेक। यानी फिनटेक वित्तीय लेनदेन का प्रौद्योगिकीकरण किया गया है और इसका सम्मेलन या आयोजन किया जा रहा है जो 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? यानी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है और इसकी थीम रखी गई है एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना। थीम है वेरी इंपॉर्टेंट, एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 की थीम रखी गई है और यह तीसरा संस्करण है। 2022 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 का जो आयोजन मुंबई में किया गया है उसकी थीम रखी गई है एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना और संस्करण है तीसरा। इसके आयोजन में शामिल हैं जो लोग सहयोग करके करते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पहला, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और तीसरा है फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। यानी 3 लोग मिल करके इसका आयोजन करते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, ये 3 लोगों के द्वारा यानी 3 संस्थाओं के द्वारा आयोजन ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया जाता है। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे कि फिनटेक क्या है। तो फिनटेक एक वित्तीय सुविधा यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने वाली व्यवस्था है। ग्लोबल फिनटेक का आयोजन कहाँ किया गया 2022 का? तो आयोजन आपका मुंबई में किया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 की थीम क्या थी? तो एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना यानी फाइनेंस के रूप में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके जो वित्तीय प्रणाली है उसको बनाना इसकी थीम है। ये संस्करण कैसा है? तो तीसरा संस्करण है, ये तीसरा संस्करण है और आयोजन 3 संस्थाएं मिल करके करती हैं। पहला हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा हो जाएगा पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और तीसरा हो जाएगा फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है मिल करके। अगला पॉइंट है पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी। देखिए, जब कोविड-19 का प्रकोप आया तो पीएम केयर्स फंड के आधार पर लोगों की काफ़ी मदद किया गया और उस मदद से काफ़ी लोग जो निराशा हताशा की स्थिति में होते उससे निजात पाए। तो पीएम केयर्स फंड के एक ट्रस्ट के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया और वर्तमान में भी हाल ही में इसके ट्रस्टी के रूप में एक उद्योगपति, एक पूर्व जज और एक पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष तीन लोगों को ट्रस्टी के रूप में ट्रस्टी बनाया गया है। जो उद्योगपति महोदय हैं उनका नाम है रतन टाटा और जो भारत के पूर्व जज हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं केटी शाह महोदय और तीसरे हैं पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा। इनको प्रधानमंत्री केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड जो है इसे मुख्य ट्रस्टी के रूप में ये तीन लोग देखेंगे, कार्य करेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री केयर्स फंड के जो सलाहकार बोर्ड है, सलाहकार बोर्ड में 3 ब्यूरोक्रेट यानी कह सकते हैं कि जो अपनी सेवाएं सर्विस के रूप में अपना कार्य कर देखने वाले जो 3 व्यक्ति हैं, राजीव महर्षि, सुधा मूर्ति और आनंद शाह, इन्हें सलाहकार बोर्ड में मनोनीत किया गया है। यानी प्रधानमंत्री फंड के ट्रस्टी के रूप में रतन टाटा, केटी शाह और करिया मुंडा को
मुख्य ट्रस्टी के रूप में बनाया गया है। वहीं पे राजीव महर्षि, सुधा मूर्ति, आनंद शाह को पीएम केयर्स के सलाहकार बोर्ड में मनोनीत किया गया है। तो रतन टाटा और केटी थॉमस हैं, सॉरी शाह मैं बोल दिया हूं, केटी थॉमस। तो पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड के अंतर्गत जितने पैसे आएंगे वो दान के रूप में, पब्लिक की मदद के रूप में, पब्लिक की आवश्यकता के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन, प्रधानमंत्री केयर फंड का जो रजिस्ट्रेशन है वह 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में किया गया था, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के द्वारा। यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री केयर्स फंड का, जो 27 मार्च 2020 को रजिस्टर्ड किया गया था। यानी 27 मार्च 2020 और 24 मार्च 2020 को भारत में आपको पता होगा कि कोविड-19 के लिए 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था और 22 मार्च 2020 को एक दिन के लिए लगा था, एक दिन के लिए, और बाद में बढ़ा करके या 24 मार्च 2020 को 3 माह के लिए कर दिया गया था। यानी पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था 24 मार्च 2020 को, और 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री केयर्स फंड को बनाया गया था और उसे एक रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में। इसलिए और तत्कालिक रूप में चर्चा में रहने का कारण है ट्रस्टी बनाए जाना। तो यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ से प्रश्न आएंगे प्रधानमंत्री केयर्स फंड के लिए कि रजिस्ट्रेशन कब करवाया गया, इसका कार्य क्या है, इसके मुख्य ट्रस्टी कौन कौन हैं। तो ये रहे आपके सामने मुख्य ट्रस्टी के रूप में रतन टाटा उद्योगपति, केटी थॉमस हैं पूर्व न्यायाधीश भारत, और पूर्व उपाध्यक्ष लोकसभा करिया मुंडा। इन्हें 3 लोगों को प्रमुख ट्रस्टी के रूप में बनाया गया है। वहीं पे सलाहकार बोर्ड के पैनल में किसे मनोनीत किया गया है? राजू महर्षि, सुधा मूर्ति, आनंद शाह, इन 3 लोगों को बनाया गया है, सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपने देखा। तो ये रहे हमारे 4 पॉइंट। और अगला पॉइंट लें उसके पहले मैं आपको एक सूचना और बता दूं। वैसे जानते तो आप सब लोग हैं राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। राजू श्रीवास्तव जी का हार्ट अटैक से यानी दौरा पड़ने के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, एक हास्य कलाकार के रूप में कह सकते हैं। तो ये हास्य कलाकार थे। दिल्ली के एम्स में इन्हें भर्ती कराया गया था। कहा जाता है कि ये जिम कर रहे थे, उसी समय में जो है इनको हार्ट का दौरा पड़ा था और फिर इनको एम्स में भर्ती कराया गया था। लगभग 40 से 42 दिन तक की जो है इन्होंने संघर्ष किया और उसके पश्चात इनका निधन हो गया। तो राजू श्रीवास्तव के निधन से, वैसे ये इतना पॉपुलर हैं कि ये अगर नहीं भी पढ़ाया जाता तब भी आप लोग करते, फिर भी हम प्रतिमा जीएस एकेडमी की तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इनके आत्मा को शांति भगवान प्रदान करें, इसकी कामना करते हैं। तो राजू श्रीवास्तव जी से प्रश्न आ सकता है कि इनका संबंध कैसे है। तो हो सकता है कि एक आसान क्वेश्चन के रूप में, हास्य कलाकार के रूप में पूछ ले, लेकिन कठिन बना देगा तो किस अस्पताल में निधन हुआ है। तो दिल्ली के एम्स में इनका निधन हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ। रेलवे पुलिस बल अभी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया।
यानी रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस जो है 20 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह कब से मनाया जा रहा है? 1985 से। बीस सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया और आरपीएफ केंद्रीय सशस्त्र बल है। आरपीएफ केंद्रीय सशस्त्र बल है जो रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 1882 में जब भारत देश गुलाम था तब रेलवे का विकास अंग्रेजों के द्वारा भारत से कह सकते हो धन लूटने के लिए किया गया था और इस धन का निष्कासन वो रेलवे बिछा करके करते थे। पहली बार रेलवे जो जानते हैं आप लोग 1853 ठाणे मुंबई, दूसरा 54 में रानीखेत कलकत्ता। तो जब इसमें जो संपत्ति होता था, सामान लेकर के जब अंग्रेज जाते थे तो कुछ भारतीय लूट लिया करते थे, क्योंकि भाई वो आंदोलन चला रहे थे स्वतंत्रता दिवस का, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो लोग लूट लिया करते थे। रेलवे से किसी भी प्रकार के सामान की क्षति या लूटमार से बचाने के लिए अंग्रेजों ने स्वयं सेवक के रूप में कुछ लोगों को तैनात कर दिया था जो संपत्ति की रक्षा करते थे। और संपत्ति जब जैसे व्यक्तिगत बॉडीगार्ड रखा जाता है ऐसे लोगों ने रखा था, और बाद में जब संपत्ति अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाती थी तो इनको कुछ धन दे दिया जाता था, इनका मेहनताना कुछ पैसा वैसा दे करके इनको कहा जाता ठीक है फिर ज़रूरत पड़ेगी तब फिर बुलाएंगे। लेकिन जब आज़ादी हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो 1957 में संसद का एक अधिनियम पारित किया गया और आरपीएफ को एक वैधानिक दर्जा मिल गया। यानी अब जो लोग इस पे काम करेंगे उनको वेतन दिया जाएगा, तनख्वाह दिया जाएगा। लेकिन 1985 में 20 सितंबर 1985 को भारत संघ का एक सशस्त्र बल इनको घोषित किया गया, एक सशस्त्र बल के रूप में घोषित कर दिया गया। यानी तभी से 20 सितंबर को प्रतिवर्ष रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस यानी आरपीएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक हैं संजय चंदर। कौन है? संजय चंदर जो है वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक हैं। यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? यहां से 5 से 6 प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। पहला प्रश्न तो यही कि आरपीएफ किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो मंत्रालय है रेल मंत्रालय के तहत। आरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आरपीएफ स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 20 सितंबर को मनाया जाता है। आरपीएफ का पोजीशन क्या है? तो यह केंद्रीय सशस्त्र बल है। पहली बार रेलवे पुलिस बल को कब तैनात किया गया था? 1882 में। भारत में वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1957 में। और कब यह भारतीय संघ का सशस्त्र बल घोषित किया गया?
तो 20 सितंबर 1985 में। वर्तमान में इसके आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो संजय चंदर वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक हैं। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।